हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके स्टडी। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण का जो अलंकार विषय है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके कितने भेद होते हैं, कैसे उसके कितने एग्जाम्पल होते हैं, कैसे आप समझ सकते हो, कैसे पहचान सकते हो, तो वो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले अलंकार का मतलब करते हैं, क्योंकि हम लोग अलंकार कर रहे हैं तो हमें अलंकार का मतलब पता होना चाहिए। पहले अलंकार का मीनिंग करते हैं। जो अलंकार शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। अलम प्लस कार। यहाँ पे ये जो अलम है इसका मतलब होता है आभूषण। ओके, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक स्त्री जब अपनी सुंदरता को, ठीक है, एक स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिस भी शब्द से काव्य की सुंदरता बढ़ती है वहां हम लोग अलंकारों का प्रयोग जो है वो करते हैं, ठीक है। तो ये अलंकार का पहले हमारा मीनिंग, यानी कि 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके दो से जो उसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये अलम प्लस कार से बनता है, और अलम का मतलब होता है आभूषण। अब इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। अलंकार के प्रकार, ठीक है, या हम लोग इसको भेद भी कह सकते हैं। अलंकार के 3 टाइप होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो इसको हम लोग जब वैसे करते हैं तो इसको उभयालंकार हम लोग बोलते हैं। जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हमारा उभय और अलंकार बन जाता है, ठीक है। तो ये है कि हमारा जब अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, और हमारा मतलब ये 3 ही होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। उभय अलंकार को हम लोग बोलते हैं उभयालंकार। तो उभया का जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये उभय प्लस अलंकार बन जाता है, इसलिए उसको उभयालंकार कहते हैं। यहाँ पर जो शब्दालंकार है, जो अर्थालंकार है, इसके आगे टाइप दिए हुए हैं। जो शब्दालंकार है उसके हमारे पूरे 4 हैं, और अर्थालंकार के पूरे 6 टाइप हमारे इस करके दिए गए हैं। उभय अलंकार के पता नहीं है, पर ये है कि इसको कैसे हम पहचान सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है, परिभाषा क्या है, मीनिंग क्या है, वो सब धीरे धीरे हम वीडियो में बताने वाले हैं। पहले हम लोग शुरू करते हैं कि शब्दालंकार का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके, ओके, शब्दालंकार। शब्दालंकार जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये मतलब बोल सकते हैं कि जो शब्दालंकार है ये हमारे 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये, ठीक है, शब्द प्लस अलंकार। ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जो शब्द अलंकार उसको संधि विच्छेद कीजिए। तो सिंपल सा है कि हमारा शब्द प्लस अलंकार 2 शब्दों से हमारा ये आराम से आ जाता है। तो हम लोग करते हैं शब्द अलंकार का मीनिंग क्या होता है। तो पहले शुरू कर सकते हैं कि शब्द अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बनता है, शब्द प्लस अलंकार से। यानी कि जिस भी अलंकार में, अलंकार में बहुत से टाइप होते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें कर सकते हैं कि जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग करने से चमत्कार उत्पन्न होता है, लेकिन बाद में उन शब्दों की जगह पर कोई और समानार्थी शब्द रख देने से वो चमत्कार खत्म हो जाता है, तो वहां हम लोग शब्द अलंकार का प्रयोग करते हैं, यानी कि वहां पे शब्द अलंकार होता है। अब इसके भेद के बारे में बात करते हैं कि शब्द अलंकार के कितने, पहले बता चुके हैं, यहाँ पे मैंने बताया था कि जो शब्द अलंकार होते हैं उसके हमारे 4 भेद होते हैं। शब्द अलंकार के भेद, ओके। शब्द अलंकार को मैंने इस तरह से किया है जब हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। अ, य, श, ब, ये है हमारे शब्द अलंकार के 4 भेद। आपको पता है शब्द अलंकार के भेद होते हैं, अर्थालंकार के भेद होते हैं। बहुत कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि हम अर्थालंकार के शब्द अलंकार में लिख देते हैं और शब्द अलंकार के अर्थालंकार में हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, इसके जो टाइप होते हैं। लेकिन इस बार क्या है, शब्द अलंकार के 4 भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं कि आय शब्द होते हैं, ठीक है। जो हमारा अ है इससे होता है अनुप्रास, जो य है इससे होता है यमक अलंकार, श से श्लेष, और जो वो है इससे बनता है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। ओके,
कोई भी पूछे शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, सिंपल से कह सकते हैं कि अय शब्द होते हैं, यानी कि अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, ये हमारे 4 भेद जो है इसके आ जाते हैं। ठीक है, शब्द अलंकार के भेद हमारे 4 होते हैं। अब सबसे पहले शुरू कर देते हैं कि इसके हमारे 4 टाइप हैं। तो पहले हम अनुप्रास अलंकार का ही शुरू कर देते हैं कि इसके बारे में, इसकी परिभाषा क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो पहले अनुप्रास यानी कि शब्द अलंकार का जो पहला भेद हम लोग ले रहे हैं वो है हमारा अनुप्रास अलंकार। ओके, ये है अनुप्रास अलंकार। पहले इसका क्योंकि हम देखो, एक तो ये बात ये है कि जो हमारे जितने भी अलंकार होते हैं उनको पहले 3 टाइप में हमें बांट लेना चाहिए। पहले तो हम लोग उसमें कर सकते हैं मीनिंग। ठीक है, 3 चीजों में कैसे करते हैं, मीनिंग कर लो, परिभाषा कर लो और फिर एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे ठीक है, अर्थ हो गया, दूसरा हमारा परिभाषा, डेफिनेशन जिसको हम बोलते हैं, और तीसरा हमारा एग्जाम्पल, उदाहरण ले लो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारे जब भी कोई वैसे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन तो आते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उसमें तो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वैसे हम लोग को पेपर में आ जाता है, कुछ सिलेबस में हमारा आ जाता है, तो हम 3 चीज़ों से एक अलंकार को क्लियर करेंगे। पहले मीनिंग, फिर परिभाषा और फिर उसके एग्जाम्पल। ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। पहले करते हैं अर्थ। ओके, जो अनुप्रास है इसका मीनिंग में ये है कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। ठीक है, जो अनु है इसका मतलब होता है बार बार। ठीक है, इसका मतलब होता है बार बार, और जो प्रास है इसका मतलब होता है हमारा वर्ण। ठीक है, ये इसका मीनिंग है कि अनुप्रास जो है इसका संधि विच्छेद कीजिए तो ये अनु प्लस प्रास बन जाएगा। अनु का मतलब क्या होता है, बार बार होता है, प्रास का मतलब क्या होता है, वर्ण होता है। और फिर हम इसी से संबंधित डेफिनेशन भी बिल्कुल ही सिंपल पड़ जाएगी, क्योंकि जब हमने ये कर लिया ना तो डेफिनेशन समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसकी जो परिभाषा है, ठीक है, डेफिनेशन करते हैं। तो अनुप्रास की हम लोग पहले बता चुके हैं कि इसका मतलब बार बार होता है, इसका प्रास होता है। तो हम लोग इसकी परिभाषा ले सकते हैं, जहां वाक्य में कोई शब्द, और शब्द तो पता है कोई भी हो सकता है, जहां वाक्य में कोई शब्द, जहां वाक्य में कोई शब्द नहीं होगा, यहाँ पे कोई वर्ण होगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि ये जो अनु है इसका मतलब होता है बार बार, इसका मतलब होता है वर्ण। तो यहाँ पे कहेंगे जहां वाक्य में कोई वर्ण या वर्णों के समूह की, ठीक है, तो लगा है कि जहां वाक्य में वर्णों के जहां सेंटेंस में कोई वर्ण एक हो सकता है या वर्णों के समूह की आवृत्ति बार बार होती है, वहां हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अनु का मतलब बार बार होता है, प्रास का मतलब वर्ण होता है। तो इसी परिभाषा ये है, जहां वाक्य में, जहां सेंटेंस में कोई वर्ण एक भी हो सकता है या वर्णों का समूह है, जहां सेंटेंस में कोई वर्ण या वर्णों के समूह की आवृत्ति मतलब बार बार आते रहते हैं, एक से ज्यादा बार आए, ठीक है, तो जहां वर्णों के समूह की आवृत्ति बार बार होती है वहां हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास का मीनिंग भी हो चुका है, इसकी परिभाषा है, इसकी एग्जाम्पल करते हैं। तीसरा, ठीक है, मैंने इसका मैंने बताए थे 3 होते हैं हमारे, इसमें मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब इसकी हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं। ओके, पहला मतलब ये है कि इसके मैंने एग्जांपल 3 लिए हैं, बहुत ही सिंपल वाले लिए हैं, जो कि
कुछ तो वैसे ही भजन से रिलेटेड, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, ये क्या होता है, ये किसी को भी 2 मिनट में याद हो जाए। रघुपति राघव राजा राम। ओके, ये है रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे देख सकते हो, पहले मैंने बताया था कि जहाँ सेंटेंस में कोई वर्ण या वर्णों का समूह, यहाँ तो वर्णों का समूह भी देख सकते हैं क्योंकि एक नहीं है, यहाँ पे 3 4 है हमारे, ठीक है। तो यानी कि जहाँ वाक्य में वर्ण या वर्णों का समूह, ठीक है, वर्णों के समूह की आवृत्ति इनके बार बार आता है, देख सकते हो रघुपति में र है, र है, र है, र है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आराम से पहचान सकते हैं कि जहाँ सेंटेंस में वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है तो वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कितनी करुणा कितनी करुणा कितने संदेश। यहाँ पर भी आप देख सकते हो क की आवृत्ति क है, ये मतलब वही है, सेंटेंस में क जो वर्ण है, ठीक है, ये बार बार आ रहा है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। ओके, यहाँ पर भी देख सकते हो आप म और म, ठीक है। तो अनुप्रास का हमारा मतलब ही यही था कि जहाँ वाक्य में वर्ण या वर्णों की आवृत्ति का जो है वो बार बार होती है तो वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। आई होप समझ में आया होगा। 3 एग्जाम्पल है और याद करने में कोई परेशानी नहीं, सब में क्या है 4 शब्द रखे और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट करते हैं, ये हमारा शब्द अलंकार का एक टाइप है, ठीक है, जिसमें मैंने अ या शब्द बोला, इसमें जो अ था उसका मतलब हमारा अनुप्रास, और दूसरा जो टाइप आता है शब्द अलंकार का उसको हम कहेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार का पहले हम लोग अर्थ करते हैं, ठीक है। ये पहला टाइप है जो मैंने बताया था। यमक का अर्थ में सिर्फ इतना है कि जो यमक है ये 2 शब्दों से भी बना होता है। यमक का मतलब ही सीधा होता है, यमक का मतलब होता है 2, ठीक है, यानी कि इसका जो मतलब होता है वो 2 होता है, ठीक है। और इसी से डेफिनेशन भी हमारी आ जाएगी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यमक का मीनिंग। यमक का सिंपल सा मीनिंग है, इसे हम यहीं पे लिख देते हैं कि इसका जो मतलब होता है वो 2 होता है। अब हम लोग इसकी परिभाषा करते हैं। ओके, ठीक है, परिभाषा क्या है? परिभाषा है जहां वाक्य में कोई शब्द एक या एक से अधिक बार, ठीक है, जहां सेंटेंस में कोई शब्द कोई भी हो सकता है, ठीक है, जहां वाक्य में कोई शब्द एक या एक से अधिक बार, ठीक है, एक से अधिक बार आए और ठीक है, तो कर सकते हैं, हाँ, जहां वाक्य में कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ ठीक है, हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकले या अलग अलग हो, ठीक है, वहां यमक अलंकार होता है। ओके, यमक का मतलब 2 होता है। 2 यानी कि क्या बोला है, जहां सेंटेंस में कोई शब्द एक या एक से बार, एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, लेकिन मतलब ये है कि एक से ज्यादा बार आएगा। तो यहाँ वाक्य में कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए और हर बार मतलब 2 बार आएगा इसमें या 3 बार आएगा, लेकिन उसका जो मीनिंग होगा, जो अर्थ होगा वो अलग अलग होगा। दोनों का 2 मतलब सेम चीज, सेम प्रोनाउंस कर सकते हैं, सेम लिख सकते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो हमारा अलग अलग होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, 2 एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तीसरा हमारा आता है, ठीक है, अर्थ हो गया, परिभाषा भी एग्जाम्पल हो रहा है। ओके,
एग्जाम्पल लेते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए। ओके, आप देख सकते हो इसका मतलब क्या था हमारा, इसका मतलब टू था, यानी कि क्या है कि कोई शब्द एक से अधिक बार आया हुआ है। ये सजना और ये सजना, देख सकते हो कि पूरा सेंटेंस है हमारा कि सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो शब्द है सजना वो 2 बार आए, लेकिन अब मैंने बताया था कि हर बार उसका 2 बार आए या 3 बार आए, मतलब उसका अलग ही होगा, अलग ही होगा, ठीक है। तो पहला सजना क्या है कि सजना है मुझे, ठीक है। पहले का जो हमारा मतलब है वो हमारा सजना, ठीक है, सजना सवरना है। पहले का जो मीनिंग है वो सजना सवरना है, और सजना के लिए मतलब एक स्त्री कह रही है कि मुझे सजना है, तैयार होना है, ये करना वो करना, ठीक है। किसके लिए करना है, सजना के लिए, यानी कि यहाँ पर जो सजना है वो पति या फिर प्रेमी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सजना है, सजना सजना ही लिखा हुआ है, लेकिन अलग तरह से समझने, क्योंकि पहला सजना सजना सवरना के लिए है, ठीक है, और जो दूसरा सजना है वो पति या प्रेमी के लिए, क्योंकि स्त्री कह रही है मुझे सजना है किसके लिए, पति या प्रेमी के लिए सजना है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर भी देख सकते हैं सेंटेंस में जो घटा है वो वाक्य में 2 बार आया हुआ है, लेकिन इसके मतलब अलग ही है, ठीक है। इसका और इसका मतलब अलग अलग है। पहली घटा जो है, ठीक है, काली घटा का पहली घटा जो है इसका मतलब होगा काले, ठीक है। पहले का जो मतलब है वो काली, हमारे काले बादल है, और दूसरी घटा का जो मतलब है वो हमारा कम आ जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यमक का मतलब ये था कि जहां सेंटेंस में हमारा कोई भी शब्द जो है वो एक से ज्यादा बार आता है, हर बार उसका मतलब अलग निकले, पहले का मतलब काले बादल है और दूसरे घटा का मतलब कम है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम तीसरा करते हैं, शब्दालंकार का तीसरा भेद, ठीक है। अ य शब्द में अ य हो चुका है, हम लोग श कर रहे हैं, तीसरा भेद श यानी कि श्लेष अलंकार। ओके, श्लेष अलंकार, ठीक है। पहले इसका मतलब करते हैं कि श्लेष का मीनिंग क्या होता है। श्लेष का मतलब होता है, ठीक है, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। ये मीनिंग हो गया कि श्लेष जो है इसका मतलब होता है चिपका हुआ। अब हम लोग उसकी परिभाषा करते हैं, ठीक है। ओके, डेफिनेशन, ये नंबर 2 है परिभाषा। परिभाषा, ओके, जहां वाक्य में कोई शब्द केवल एक ही बार आता है, ठीक है। इसमें यमक अलंकार में क्या है कि कोई शब्द एक सेंटेंस में 1 से 2 बार आया है, ठीक है, 2 बार आया है, लेकिन श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपका हुआ होता है। तो यहाँ क्या होता है कि जहां वाक्य में कोई शब्द केवल एक ही बार आता है, ठीक है, एक ही बार आता है, पर या परंतु, ठीक है। तो लिख रखा है कि जहां वाक्य में कोई शब्द केवल एक ही बार आता है, परंतु उस शब्द के साथ ठीक है, उस शब्द के साथ कह सकते हैं उस शब्द के साथ और अर्थ जुड़े होते हैं, एक से ज्यादा अर्थ जुड़े होते हैं, ठीक है। जहां वाक्य में कोई शब्द केवल एक ही बार आता है, परंतु उस शब्द के साथ ठीक है, एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होते हैं, एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए या चिपके हुए होते हैं, ठीक है, चिपके हुए, वहां श्लेष अलंकार
अलंकार होता है। ओके, श्लेष अलंकार की ये डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। ठीक है, तो यानी कि जहां सेंटेंस में कोई शब्द केवल एक ही बार आता है, पूरा वाक्य कोई भी हो सकता है, इसमें जो सब शब्द आता है वो सिर्फ एक ही बार आता है, लेकिन उस शब्द के साथ में जो अर्थ होते हैं वो एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होते हैं। मतलब हमारे यमक में क्या था कि वो 2 बार आया था, दोनों का अलग अलग था। यहाँ पर एक ही शब्द आएगा लेकिन उसके साथ मतलब बहुत सारे जुड़े हुए होंगे, तो उसे हम लोग चिपके हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। ओके, अब इसमें एग्जांपल से समझ में आएगा ये क्या है। ये तीसरा है उदाहरण। पहला एग्जांपल है मंगन, मंगन बतला दो मुझे लाल मेरा कहाँ है। ओके, मंगन बतला दो मुझे लाल मेरा कहाँ है। यहाँ पर ये जो लाल शब्द है ना, इसके 2 मीनिंग है। सेंटेंस में क्या बोला है कि मैंने बोला था कि सेंटेंस में जो शब्द है वो एक ही बार आएगा, लेकिन मीनिंग उसके 2-3 हो सकते हैं, मतलब काफी सारे हो, एक ही शब्द के काफी सारे मतलब हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो लाल है, यहाँ पर एक जो लाल है इसका मतलब पुत्र होता है, और दूसरे का जो होता है हमारा वो होता है रत्न। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मंगन बतला दो मुझे कि पुत्र मेरा कहाँ है। इस तरह से बोल सकते हैं कि मंगन बतला दो मुझे रत्न मेरा कहाँ है। तो यानी यही है श्लेष का मतलब, यहाँ पे चिपका हुआ है। क्या है कि लाल एक ही हमारे वाक्य में, परिभाषा भी यही थी कि हमारे सेंटेंस में एक ही बार शब्द आता है लेकिन मीनिंग जुड़े होते हैं 2 से अधिक। ठीक है, एक से अधिक जुड़े होते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। प्रियतम को देखी पट देत बार बार। यहाँ प्रियतम की जगह थोड़ा सा कोई और शब्द यूज कर लेते हैं, यहाँ पे मोहन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये ठीक सा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो हम मोहन कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्या था कि हमारा मंगन को, ठीक है, पहला हमारा जो था वो था कि मंगन बतला दो मुझे कि लाल मेरा कहाँ है। यहाँ पर जो दूसरा एग्जांपल है वो ये है कि मोहन को देखी पट देत बार बार। यहाँ पर ये जो पट है ये सेंटेंस में एक ही बार आया है, लेकिन इसके भी 2 मतलब जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक हमारा जो पट है वो हमारा वस्त्र है, ठीक है, और दूसरा जो है वो किवाड़ है। किवाड़ का मतलब होता है, इसे कर सकते हैं दरवाजा। ठीक है, और वस्त्र का कर सकते हैं कपड़े। ओके, ठीक है, तो ये है श्लेष का मतलब कि कोई भी शब्द जो होता है हमारे सेंटेंस में आता एक ही बार है, लेकिन जो मतलब होते हैं वो एक से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर जो पट है इसका मतलब वस्त्र है, और दूसरे का मतलब जो मतलब एक मीनिंग जो वस्त्र है, दूसरा हमारे किवाड़ यानी के दरवाजा है। ठीक है, तो ये हमारे समझ में आ गया होगा। ये हो गया श, अ, य, श हो चुका है। व की बारी करते हैं, वो लास्ट है इसका। ये हमारे चल रहे हैं शब्द अलंकार के। ठीक है, ओके, लास्ट आता है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। ओके, वक्रोक्ति अलंकार में हम लोग पहले तो इसका मीनिंग करते हैं। ठीक है, जो वक्रोक्ति है ये 2 शब्दों से मिलकर जब उसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है वक्र प्लस उक्ति। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है घुमा फिरा कर कही गई कोई बात। ओके, ये पूरा एक सेंटेंस है हमारा। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार है ये हमारा 4th है। अ, य, श, ब में ब वाला है ये वक्रोक्ति अलंकार। ये शब्द अलंकार का 4th टाइप है, और इसका मतलब क्या होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है।
वक्र प्लस उक्ति, यानी जिसका मतलब होता है घुमा फिरा कर कही गई कोई बात। ठीक है, इसको परिभाषा करते हैं। ओके, सेकंड है ये परिभाषा। ओके, जहां वाक्य में वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता, वक्ता क्या होता है? वक्ता वो होता है जो बोलता है, श्रोता सुनने वाला। जहां सेंटेंस में वक्ता यानी कि बोलने वाले के द्वारा कही गई बात का श्रोता यानी कि सुनने वाला, ठीक है, श्रोता अपना ही अलग कोई अर्थ, अपना ही अलग कोई अर्थ, अपना ही कोई अलग अर्थ यानी कि वो, ठीक है, अलग अर्थ निकाल लेता है, अपना ही एक अलग मीनिंग निकाल लेता है, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ओके, चल ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार की डेफिनेशन है जहां सेंटेंस में वक्ता बोलने वाले के द्वारा कही गई बात का श्रोता सुनने वाला अपना ही कोई अलग अर्थ, अलग मीनिंग निकाल लेता है, तो वहां हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है। चलो इसका एग्जांपल कर लेते हैं। ये तीसरा है एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण। सेंटेंस बना सकते हैं, जानू जाओ मत बैठो। ओके, सेंटेंस में क्या लिखा है? जानू जाओ मत बैठो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमने पहले बोल रखा है कि वक्रोक्ति अलंकार का मतलब क्या है? घुमा फिरा कर कही गई कोई बात। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल रहा है कि जानू जाओ मत बैठो। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि जानू जाओ मत बैठो, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जो ठीक है, मतलब ये जो हमने बोला अभी कि जानू जाओ मत बैठो, ये श्रोता ने सुना है, जो सुनने वाला है। ठीक है, उसने मतलब कि सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि जाओ जानू जाओ मत बैठो, ऐसा लग रहा है वो कह रहा है कि तुम बैठो मत, तुम जाओ, मतलब जाने को बोल रहा है, बैठने को मना कर रहा है। तो ये जो लाइन बोली है अभी मैंने, ये श्रोता ने सुनी है, वक्ता ने कुछ और कहा है। उसका मतलब जो कहने वाला था उसने कहा जानू जाओ मत बैठो, वो उसको बैठने को बोल रहा है, जाने को नहीं बोल रहा है। लेकिन सुनने वाला जो उसने बोला है कि ऐसे बोल रहा है कि जानू जाओ मत बैठो, कि तुम बैठो मत चले जाओ। तो ये है, इसका मतलब ये है कि कहने वाले का जो वक्ता होता है उसके द्वारा कही गई किसी कोई वो बात कहता है, तो उसका सुनने वाला जो कोई अपना ही मीनिंग निकाल लेता है। इसने यहाँ पे कहा कि तुम बैठो, बैठने को बोल रहा है, लेकिन सुनने वाला कैसा लग रहा है, वो कह रहा है कि तुम जाओ बैठो मत। ठीक है, तो ये है इसका एग्जाम्पल। और ये हमारा वक्रोक्ति अलंकार जो है शब्द अलंकार का 4th टाइप है। ठीक है, तो इस वीडियो में ये है कि मैं इसमें शब्द अलंकार के ही जो हमारे भेद हैं, ठीक है, वो 4, उनके बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए जो बाकी हमारा अर्थ अलंकार के जो 6 भेद हैं, ठीक है, उसको पार्ट 2 में मैं बनाने वाली हूँ, पार्ट 2 में उसका बनाएंगे। तो यही है कि इसमें हमारे 4 टाइप, ठीक है, हमने 4 टाइप किए हैं, अ य श ब, ठीक है, आय शब्द। ठीक है, इन 4 टाइप को हमने अभी किया है, तो इसमें सिर्फ इतना ही होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कुछ और ना हुआ हो।